खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे सिर्फ इतना गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प दिया गया है, पहला 3 नवंबर, दूसरा 7 नवंबर, तीसरा 5 नवंबर, चौथा 10 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो आपको याद रखना है स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय मित्रों? स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। और वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी जो हैं, ये वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हैं। अब यहां ध्यान देना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर जो है, ये 2022 की थीम है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर यही पूछा जाए कि कैंसर के प्रबल कारकों में कौन सा कारक है, तो तंबाकू जो है यह कैंसर के कारकों में प्रबल कारक के रूप में है और इसके द्वारा माउथ कैंसर होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में सर्वाइकल कैंसर की पहली जो दवा है यह भारत में बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है और इसका मुख्यालय कहां है? पुणे में स्थित है। और यह किस वायरस के द्वारा होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाला जो बीमारी है, इसका नाम है सर्वाइकल कैंसर। यहां से आपको ध्यान रखना है, कैंसर से ही संबंधित है। आपसे पूछा जाता है रक्त कैंसर के इलाज के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार के लिए। अगर हम बात करें थायराइड कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड कैंसर के इलाज में। अगर हम यही ध्यान दें तो आपसे पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य भारत के द्वारा कब तक का रखा गया है? तो 2025 का रखा गया है। अगर हम बात करें विश्व मलेरिया दिवस की, विश्व मलेरिया दिवस की, तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। और इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक भारत के द्वारा रखा गया है। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो आपको ध्यान रखना है विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो टेड्रोस गब्रेसस अदनानम जो हैं, ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। अगर हम बात करें 3 नवंबर की, तो आपको जरूर याद रखना है 3 नवंबर को पहली बार 2022 से बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में पहली बार किस दिवस को मनाया गया? तो 3 नवंबर को मनाया गया। जबकि 5 नवंबर की बात कर लें दोस्तों, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? विकल्प हमारा पहला दिया गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। यहां जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग।
दूसरा पिछड़ा वर्ग, तीसरा अनुसूचित जनजात और चौथा अनुसूचित जात। यहां जो सही होगा ये जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था और 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात की गई थी। अब यहां से बात महत्वपूर्ण है, तो यहां से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि परीक्षा में बने हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान संशोधन कहां, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। किस भाग में वर्णित है? तो आपको याद रखना है भाग 20 में। अगर बात करें अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो 103वां संविधान संशोधन जो है ये 10% अतिरिक्त आरक्षण के लिए किया गया था। किसके लिए? उच्च वर्ग में 10% अतिरिक्त आरक्षण के लिए, जो कि प्रवेश साथ ही साथ नौकरी के लिए मान्य था। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारत में कितने संविधान संशोधन किए जा चुके हैं? तो 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। और यहां ध्यान देना है कि जो 103वां संविधान संशोधन किया गया, तो कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप याद रखें 15 का 6, साथ ही साथ 16 का 6, ये 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 5 सदस्यीय बेंच के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि जो 10% अतिरिक्त आरक्षण है, इसमें से 3 जजों की बेंच ने इसे सही करार दिया है, जबकि 2 जजों की बेंच ने इसे असहमति व्यक्त की है। आपको यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जज हैं जिन्होंने असहमति व्यक्त की है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं यू ललित, साथ ही साथ रविंद्र भट्ट हैं। ये 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने 10% अतिरिक्त आरक्षण को गलत बताया है या असहमति व्यक्त की है, और 3 जज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इसको सही बताया है। अगर हम बात कर लें यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान संशोधन हुआ है, इस पे न्यूनतम कितने सदस्यीय बेंच बैठाई जा सकती है या कितने जजों की बेंच बैठाई जा सकती है? तो न्यूनतम जजों की संख्या जो होगी वो 5 होगी, और इन्हीं 5 जजों का यह फैसला सुनाया गया है। अब यहां से राज्य व्यवस्था के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन में लघु संविधान संशोधन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। या अगर हम बात करें कि लघु संविधान संशोधन के नाम से किस संविधान संशोधन को जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? तो आपको याद रखना है अखंड, साथ ही साथ आपको याद रखना है पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और ये किसके आधार पर संविधान संशोधन किया गया था? तो केशवानंद भारती केस के आधार पर की प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब यहां पर उसी आधार पर पहली बार संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया और 3 नए शब्द जोड़े गए। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, यह किस केस के आधार पर कहा गया है? तो आपको याद रखना है 1992 में
इंदिरा साहनी केस के आधार पर यह फैसला आया था कि जो आरक्षण है उसे 50% से अधिक नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए पहला दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा उज्जैन यहां ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। साथ ही साथ हरिद्वार की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और हैदराबाद की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य की राजधानी जो है ये हैदराबाद है, यहां से संबंधित है। अगर हम बात करें कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो ये उज्जैन में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब यहां दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है तो यह किससे संबंधित है? तो यह सूर्य से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, और इसी के आधार पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और यह कहां किया जाएगा? तो जीवाजी खगोलीय वेधशाला में इसका शुभारंभ किया जाएगा। अगर हम बात करें कब से प्रारंभ किया जाएगा, तो पहले अभी इसकी आधारशिला रखा गया है, और 22 मार्च 2023 में इसे संपन्न किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मंगू भाई पटेल जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल के रूप में हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर हम बात करें ये जीवाजी वेधशाला जो है यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1719 ईस्वी में बनाया गया था, और इनके द्वारा भारत के अन्य जगहों पर भी वेधशालाएं, नक्षत्र वेधशालाएं बनाई गई थी। यहां से भी प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कहां कहां बनाया गया था। पहला आपको ध्यान रखना है दिल्ली में बनाया गया था, दूसरा आपका राजस्थान के जयपुर में बनाया गया था, और अगर हम ध्यान दें तो यहां मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी में भी बनाया गया था, और पांचवा जो है ये उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 5 वेधशालाएं, नक्षत्र वेधशालाएं किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। यहां से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी नक्षत्र वेधशाला सवाई राजा जय सिंह के द्वारा नहीं बनवाई गई थी या बनवाई गई थी? तो यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अब यहां इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है, हाल ही में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें यहां पर आपको याद रखना है पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के 6 शहरों में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का शहर जो इंदौर है, यहीं पे 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है या किसे निमंत्रित किया गया है। अगर हम बात कर ले यहां अन्य जानकारियों के रूप में, तो आपको याद रखना है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको याद रखना है हैदराबाद और मुंबई को चुना गया है। और ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किसे चुना गया है? तो हैदराबाद को चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में किसे चुना गया है? हरिद्वार को चुना गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो नाइट सफारी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। और 33वां तराई हाथी रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो आपको याद
याद रखना है यह उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यह देखिए जो इसका एक पिक्चर दिखाया गया है वैदिक घड़ी का, जो कि 2023 में 22 मार्च तक इसे बन जाने की संभावना व्यक्त की गई है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा। अब यहां सबसे पहले ये जाने कि वर्ल्ड ट्रैवल 2022 का उद्देश्य क्या है। तो विगत 2 वर्ष जो है कोविड काल में यहां सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र में नुकसान हुआ है दोस्तों, तो वह पर्यटन के क्षेत्र में नुकसान हुआ है। उसी की कमी को या उसी को भरपाई करने के लिए तो नए नए जो स्थल हैं उनको डेवलप किया जा रहा है टूरिज्म के दृष्टिकोण से। इसी से संबंधित है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022। इसका आयोजन कहां किया जाएगा, विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला यूएई, दूसरा पेरिस, तीसरा कनाडा, चौथा लंदन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये लंदन में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहां ध्यान देना है कि लंदन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें ये किस देश का शहर है, तो आपको याद रखना है इंग्लैंड। अगर हम बात कर ले यहां महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में, तो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का 22वां संस्करण का आयोजन किया गया था। कहां किया गया था, तो यह इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर था। और गेम फॉर ऑल जो है इसका ध्येय वाक्य था। अगर हम बात करें कि 23वां कहां आयोजन किया जाएगा, तो 23वां कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर हम बात कर ले यहां अन्य जानकारी के रूप में, तो कनाडा जो राजधानी की बात करें तो ओटावा क्या है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। आपको यही याद रखना है, कनाडा से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दुनिया का या विश्व का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला देश कौन है, तो ये कनाडा है। कौन है, कनाडा है। साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी तट रेखा या जो रेखा है, विभाजन रेखा है, वो किन देशों के बीच में है, तो यूएसए और कनाडा के मध्य में जो रेखा है इसे 49वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कनाडा से, तो गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है विनीपेग। कौन है, विनीपेग। आपको ध्यान रखना है कनाडा का विनीपेग किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसे गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। और यहां पर 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण का समझौता होता है। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन में आयोजित किया गया था, जो कि कनाडा का शहर है। आपको याद रखना है। यहां पर अगर हम बात करें पेरिस की, तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी क्या है मित्रों, पेरिस है। और किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी के तट पर स्थित है। और यही ध्यान रखना है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा, तो पेरिस में किया जाएगा। और कब होगा, तो ये 2024 में होगा। अगर हम बात करें यूएई की, तो यहां आपको याद रखना है इसकी राजधानी अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है। और हाल ही में इसका एक उपग्रह चीन की सहायता से इन्होंने छोड़ा है, उसका नाम क्या है, राशिद नामक उपग्रह का संबंध या होप मिशन का संबंध किससे है, तो यह यूएई से है। इतने सारे प्रश्न जो हैं ये आपकी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आप इनको बार बार रिवाइज करें। यकीन मानिए जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे स्टैटिक जीके से संबंधित और दैनिक समसामयिकी के जो प्रश्न है वो सारे आपके गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए एक पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया है। लंदन 7 नवंबर से 9 नवंबर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए पहला दिया गया किशोर कुमार वासा, दूसरा टी राजा कुमार, तीसरा दिया गया है आर वेंकट रमण और चौथा दिया गया राजीव कुमार। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहां हमारा सही विकल्प जो होगा विकल्प नंबर ए सही है, किशोर कुमार वासा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो किशोर कुमार वासा को नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्मारक साथ ही साथ स्थलों का संरक्षण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगर हम यही बात करें अन्य विकल्प के रूप में तो आपको जरूर याद रखना है टी राजा कुमार जो है ये FATF के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये सिंगापुर से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। अब FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना प्रबल है। यह 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट से किसे बाहर किया गया? तो यह पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान को बाहर किया गया। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा लिस्ट कौन सा है तो यह ब्लैक लिस्ट जारी करता है और यह आतंकवादी जो फंडिंग है या संरक्षण है इससे संबंधित है। तो इसे ब्लैक लिस्ट में किसे शामिल किया है FATF के ने? तो म्यांमार जो है इसे शामिल किया गया है ब्लैक लिस्ट में। और विश्व के कितने देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं? तो आप ध्यान रखें कि 3 देश जो हैं वो शामिल हैं म्यांमार को लेकर। पहला कौन है? दक्षिण कोरिया है, दूसरा ईरान है और तीसरा आपका म्यांमार है। और हाल ही में ग्रे लिस्ट से 4 साल बाद बाहर हुआ है पाकिस्तान। अगर हम बात करें यहां आर वेंकट रमणी की तो यह काफी चर्चा में भी रहे हैं और विवादास्पद भी रहा है। इसी नाते आपको यह प्रश्न जरूर याद रखना है। आर वेंकट रमणी जो हैं ये भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। किस अनुच्छेद में महान्यायवादी पद का वर्णन है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का वर्णन है। अगर आप बात करें कि पहले भारत के महान्यायवादी कौन थे तो यम शीतलवाड़ जी जो थे भारत के पहले महान्यायवादी थे। अगर हम बात करें कि ये किसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है या इनका पद जो है प्रसाद पर्यंत है किसके? राष्ट्रपति जी के। अगर हम बात करें कि संयुक्त बैठक में महान्यायवादी भाग ले सकता है तो हां आपका जवाब होना चाहिए संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त नहीं है। अब संयुक्त बैठक की बात हो रही है तो किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का वर्णन है? तो अनुच्छेद 108 में है और किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है कैग। कौन याद रखना है? कैग है। तो ये कैग किस अनुच्छेद में वर्णित है? कैग 148 अनुच्छेद में वर्णित है और भारत के 14वें जो कैग हैं ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के 14वें क्या हैं? ये कैग के रूप में हैं। जबकि CAG हाल ही में नियुक्त किए गए हैं तो आपको याद रखना है CGA नियुक्त की गई हैं तो इनका नाम क्या है? भारती दास हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें राजीव कुमार जी के बारे में तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। किस भाग में वर्णित है भारत का निर्वाचन आयोग? तो आपको भाग 15 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए अनुच्छेद 324 में और मतदान किस अनुच्छेद में? 326 में मतदान वर्णित है, आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में यहां देखिए आपको
आपको दिया गया है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। और आपको यहीं से एक प्रश्न और भी याद रखना है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल कितने भारत में घोषित किए गए हैं? 40 स्थल घोषित किए गए हैं। 40वां कौन सा है? तो धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा है। और अगर बात करें 39वां का तो रामप्पा मंदिर है जो कि तेलंगाना से संबंधित है। अगर बात करें अमूर्त विरासत की तो दुर्गा पूजा है जो कि कहां से संबंधित है? कलकत्ता से संबंधित है। एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे यहां कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो पेरिस में है। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जो हैं इसके वर्तमान में प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा सेवोलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पहला दिया गया स्वाति पीरामल, दूसरा शशि थरूर, तीसरा अरुणा साईराम, चौथा मीना कांडा सामी। यह पुरस्कारों से संबंधित है। तो इसका जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर सी, अरुणा साईराम है। और ये कहां से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और ये गायक हैं, साथ ही साथ ये संगीतकार भी हैं। और ये एक महिला है। अगर हम बात कर लें यहां, इन्हें कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि सेवोलियर पुरस्कार किस देश का पुरस्कार है? तो फ्रांस का पुरस्कार है। क्या? सेवोलियर पुरस्कार है, जो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? अरुणा साईराम को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? लीजन ऑफ द मेरिट, लीजन ऑफ द मेरिट जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। और हाल ही में शशि थरूर और आपको याद रखना है शशि थरूर, साथ ही साथ लता मंगेशकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहां बात हो रही है सम्मानों से, तो आपको जरूर याद रखना है मीना कांडासामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीना कांडासामी को सम्मानित किया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खुले तौर पे विरोध करना, चाहे वो जातिवाद हो या छुआछूत का हो या जातीय अपराध हो, इससे संबंधित जो खुला विरोध की है इन्होंने मीना कांडासामी ने, इसी के लिए इनको मीना कांडासामी को हरमन कैस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई है? या नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो एंजेला मार्केल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां लिबर्टी मेडल की, तो आपको याद रखना है लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आप याद रखें जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हें लिबर्टी मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम यही देखें, एक महत्वपूर्ण पुरस्कार सकारोह पुरस्कार है। 2022 का सकारोह पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यूक्रेन की जनता को सकारोह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आपको याद रखना है यहां से बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका के करुण तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो गीतांजलि श्री को किसके लिए? रेत की समाधि का इन्हीं ने इंग्लिश वर्जन ड्रेजी के द्वारा किया गया था, जिसे टॉम ऑफ द सैंड के नाम से
से जाना जाता है, इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहां देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया गया है। और ये कौन है आपको ध्यान रखना है, इनका नाम अरुणा साईराम है और कर्नाटक से हैं। ये गायिका के साथ साथ संगीतकार भी हैं और इन्हें कालिदास और पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में एशियाई शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? अब यहां शतरंज की बात हो रही है तो आपको जरूर याद रखना है आर प्रज्ञानंद, दूसरा दिया गया पीवी नांथिया, तीसरा दिया गया है प्रणव आनंद, चौथा दिया गया है वी प्रणव। यहां जो सही विकल्प होगा पुरुष वर्ग में एशियाई शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग में विजेता के रूप में कौन रहे हैं? तो आर प्रज्ञानंद रहे हैं। ये कहां से हैं? तो ये चेन्नई से संबंधित हैं। और अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो पीवी नांथिया जो है ये तमिलनाडु की हैं। इन्होंने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता है। अगर हम बात करें यहां शतरंज से महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में तो आपको याद रखना है 44वां शतरंज ओलंपियाड। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया था? चेन्नई में किया गया था। इसका शुभंकर क्या था? थुम्बी जो है इसका शुभंकर था। अगर हम बात करें शतरंज महासंघ को फीडे के नाम से जाना जाता है तो फीडे में उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखें विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया था? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो हैं ये विश्वनाथन आनंद जी हैं। और मेजर ध्यानचंद जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, प्राप्तकर्ता खिलाड़ी पहले कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद जी थे। अगर महिला वर्ग की बात करें तो विजय लक्ष्मी जो हैं ये महिला वर्ग में भारत की पहली ग्रैंड मास्टर रही हैं। अब यही याद रखना है 76वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन हैं? तो आपको याद रखना है प्रणव आनंद। कौन है? प्रणव आनंद जो हैं ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा हैं जो कि यूएसए से संबंधित हैं। और भारत की बात करें तो डी गुकेश जो हैं ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर के रूप में हैं। अगर हम यही अन्य खेल के रूप में देखें तो हाल ही में आपने देखा है डूरंड कप ये कौन सा क्रम था? 131वां था। और विजेता कौन रहा? बंगलुरु जो है इसका विजेता टीम रहा। अगर बात करें संतोष ट्रॉफी की तो ये 75वां संस्करण था। किसने जीता है? केरल के द्वारा जीता गया है। अगर बात करें ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी तो आपको ध्यान रखना है ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने जीता है और रणजी ट्रॉफी पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता है। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में देखिए यहां पिक्चर भी दिखाया गया है, यहां आर प्रज्ञानंद का और यहां पीवी का जो है ये पिक्चर दिखाया गया है जो कि एशियाई शतरंज में पदक विजेता के रूप में रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां पर होगा? मतलब पूछा जा रहा है कि भारत देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कौन बना है? तो पहला देखिए दिल्ली दिया गया, दूसरा नोएडा दिया गया, तीसरा लखनऊ दिया गया, चौथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया गया। यहां जो सही विकल्प होगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मध्य में आप जानते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे है। ये भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में पूछा जाता है कि भारत का पहला एलिवेटेड
एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? द्वारका एक्सप्रेसवे है। और ये किन किन राज्यों के मध्य में है? तो दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के मध्य में है। और कितने किलोमीटर का है? ये 30 किलोमीटर का है, आपको याद रखना है। अगर बात करें भारत में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला या 13 एक्सप्रेसवे वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें यहां NH7 का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? तो NH44 जो है ये किसका नाम परिवर्तित करके किया गया है? तो NH7 का नाम परिवर्तित करके NH44 किया गया है। और बुंदेलखंड हाल ही में चर्चा में रहा है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की दूरी कितनी है या लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर की दूरी किसकी है? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की है, जो कि हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अगर हम यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको याद रखना है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चुना गया। और दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो तोमर वंश के शासकों के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई थी। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। यहां देखिए आपको दिखाया गया है एक्सप्रेसवे, ये आपका भारत का पहला होगा जो कि डबल डेकर होगा। और यमुना एक्सप्रेसवे पर इसका निर्माण किया जाना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे एक वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? यहां देखिए विकल्प में आपको जरूर ध्यान देना है। पहला दिया गया विराट कोहली, दूसरा मोहम्मद रिजवान खान, तीसरा सूर्य कुमार, चौथा जो दिया गया है जोस बटलर। यहां जो आपका सही प्रश्न का उत्तर है ये विकल्प नंबर सी सही होगा, सूर्य कुमार है। यहां प्रश्न में दिया गया है एक वर्ष में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार ने 1000 रन T20 मैचों में सर्वाधिक 1000 रन बनाया है। और ये पहले भारतीय हैं। लेकिन अगर प्रश्न अगर ऐसा पूछा जाए कि एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, तो यहां पर आपका प्रश्न का आंसर जो है वो बदल जाएगा। विश्व के पहले खिलाड़ी के रूप में कौन है? ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं रिजवान खान, मोहम्मद रिजवान खान हैं। ये विश्व के पहले खिलाड़ी हैं एक वर्ष में T20 मैचों में 1000 रन बनाने वाले। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न पूछा जाए तो यहां सूर्य कुमार होगा। अगर हम बात करें हाल ही में आईपीएल का 15वां संस्करण का आयोजन किया गया था और विजेता टीम कौन रही? तो गुजरात राज्य का जो है जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, इनकी टीम ने विजय प्राप्त की है। 15वीं आईपीएल की ट्रॉफी किसने जीता है? तो गुजरात के द्वारा जीता गया है, हार्दिक पांड्या कप्तान थे। अगर हम बात करें यही आईपीएल में पर्पल कप और ऑरेंज कप दिया जाता है, तो ऑरेंज कप किसे प्राप्त हुआ था? ऑरेंज कैप। तो आपको याद रखना है ऑरेंज कप जो है ये जोस बटलर को, जबकि पर्पल कैप किसे प्राप्त हुआ था? तो अजिंक्य रहाणे को प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। अब यहां से हाल ही में चर्चा में रहा है तो आपको याद रखना है T20 एशिया कप के विजेता टीम के रूप में पुरुष वर्ग में कौन रहा? तो श्रीलंका। कौन रहा दोस्तों? श्रीलंका रहा। और इसका आयोजन यूएई में किया गया था। कहां किया गया था? यूएई में किया गया था। अगर हम बात करें T20 एशिया कप महिला की विजेता टीम कौन रही? तो भारतीय महिला टीम जो रही है ये विजेता टीम रही है T20 एशिया कप के रूप में। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा किस भारतीय खिलाड़ी को अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? अब यहां आपको ध्यान रखना है विकल्प के रूप में पहला दिया गया है विराट कोहली, दूसरा दिया गया निदा डार, तीसरा दिया गया रोहित शर्मा, चौथा दिया गया है केएल राहुल। यहां जो हमारा
हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा आईसीसी। आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरुष वर्ग में और प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में महिला वर्ग में चुना जाता है। तो अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली को चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें महिला वर्ग की बात की जाए तो निदा डार हैं, ये पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं, इनको अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। बात हो रही थी आईसीसी की, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है और ग्रेग वर्कले जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में हैं। अगर हम बात करें यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में, टेस्ट के रूप में और वनडे के रूप में चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था? तो शाहीन अफरीदी को चुना गया था। और अगर हम टेस्ट की बात कर लें तो जो रूट को चुना गया था। और महिला वर्ग में अगर बात करें तो आपको जरूर याद रखना है स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना को चुना गया था। यहीं से आपको याद रखना है बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में पीआर श्रीजेश को चुना गया है। ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी के गोलकीपर हैं। जबकि आपको विश्व हॉकी महासंघ के द्वारा बेस्ट गोलकीपर के रूप में भी किसे चुना गया है? तो पीआर श्रीजेश को और सविता पुनिया को चुना गया है। यह भी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, आपको इनको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।